वन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूं जो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रही थी और इस बार वो काम करने से मुझे इतना सक्सेस मिला है। वो है चीकू के प्लांट पे कैसे मैंने फ्रूटिंग उस पे पाई है, क्योंकि अभी से 2-4 साल पहले उसमें बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, जबकि ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट है और काफ़ी पुराना है और इसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग लगती भी थी। और 2-3 सालों से इधर उस पर बहुत सारे फ्लावर आते थे, लेकिन सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि खाद परफेक्ट था, सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से मिल रही थी, मतलब सारा ख्याल रखते हुए भी उसमें किस चीज़ की ऐसी कमी हो गई जिसकी वजह से वो 3 सालों से मुझे फ्रूट नहीं दिया। लेकिन मेरे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से मैंने उसमें देखा, इस बार छोटे से फ्रूट बने हुए हैं और आगे मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या किया है। अगर आप लोगों का भी फ्रूट प्लांट कुछ इसी तरह का है तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जो मेरा ये चीकू का प्लांट देख रहे हैं, ये 10 साल पुराना है। आप इसके स्टेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी थिकनेस देखें, काफ़ी मोटा है और बहुत अच्छा प्लांट है। लेकिन पिछले 3 साल से ये बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं कर रहा था। इसमें फ्लावर तो आते थे लेकिन फ्लावर ड्रॉप हो जाते थे। जब उसमें फल बनने का टाइम आता था तो अचानक एक साथ सारे के सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और चीज़, जब भी मैं देखती थी फरवरी का टाइम आता था, फरवरी मार्च, तो ये इतना घना हो जाता था कि आप इसका जो अभी जो इसको देख रहे हैं, स्लिम ट्रिम इसका ये पोस्चर है, लेकिन आप उस समय अगर इसको देखते तो ये इसका 3 गुना ज़्यादा इसका वाइट फैला हुआ था, काफ़ी बड़ा। और मैं बहुत खुश होती थी इसको देख देख के कि मेरा चीकू का प्लांट बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ज़मीन और गमले में यही एक डिफरेंस होता है कि जब हम गमले में प्लांट लगाते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट, तो उसकी जो ये कैनोपी है, ये जो आपको ये छतरी जैसा दिख रहा है, ये कैनोपी कहलाता है किसी भी फ्रूट प्लांट का। ये कैनोपी का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जब ब्रांच हो जाते हैं और उनमें एक साथ बहुत हैवी फ्लावरिंग हो जाती है, तो इतने छोटे से गमले में सारे में एक साथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो सारे फूल ड्रॉप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सिचुएशन में जब भी आपका फ्रूट प्लांट अपना फ्रूटिंग बंद करे, ना दे फ्रूट 2-3 साल से, तो आप क्या करेंगे उसमें, देखें मैंने यहाँ पे हैवी इसकी यहाँ पे प्रूनिंग कर दी है। आप यहाँ पे देखें कितने मोटे मोटे मैंने ब्रांचेस को ट्रिम किया हुआ है। ये देखें, इसकी प्रूनिंग तकरीबन मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में की थी और उसके बाद मैंने देखा कि इस पे जो बचे हुए ब्रांचेस थे उस पे कहीं कहीं पे मुझे फ्रूटिंग दिखने लगी। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक फ्रूट बन रहा है, उसके पास यहाँ पे एक फ्रूट बन रहा है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें फ्रूट बनने शुरू हो गए। ये मेरा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इसको और राइट टाइम पे मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो देखें, इसी तरह से यही छोटी छोटी बात मैं आप लोगों को हमेशा शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से मैं तो इस प्लांट से बिल्कुल ही निराश हो गई थी कि अब ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। लेकिन इतनी छोटी सी मेरी कोशिश से ये प्लांट फ्रूटिंग पे आ गया। देखें हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक ब्रांच में दिखाया, 2 फ्रूट लगे हुए थे। अब देखें, अब हमें क्या करना है। देखें, ये एक ब्रांच है और यहाँ पे आपको 2-3 और छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रहे होंगे जिसमें फ्रूट नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग हो रही है और एक फ्रूट मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो बहुत छोटा सा है। हम इसे छोड़ देंगे और इसके साइड वाले जो ये ब्रांचेस हैं इनको कट कर देंगे, जिसका हमारा कोई काम नहीं है इस वक्त। ये एनर्जी को बिना मतलब का लेता रहेगा और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसे कट कर देंगे इस तरह से, ताकि सारा एनर्जी हमारे इस फ्रूट को मिले। ये देखें, आपको नज़दीक से फिर दिखाऊंगी। ये देखें, बस अब हम
देखें ये 3 ब्रांच हो गई, यहाँ पे 6 ब्रांचेस थी, 3 को मैंने कट कर दिया, ये 3 मैं रहने दूंगी। इसी तरह से मैं सारी जगह पे देख करके जहाँ जहाँ फ्रूट बन रहा होगा उसके आसपास के जगह को थिन कर दूंगी। जैसे आपको उसका एक उदाहरण और मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ भी एक फ्रूट ये बन रहा है, यहाँ पे आप देखें। इसके आगे की ब्रांच को, यहाँ ये जो ब्रांच है इसको भी मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। यहाँ पे देखें ये, ताकि सारा एनर्जी इस फ्रूट को मिले। और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ये 4 ब्रांचेस पतली पतली ये कट कर दी हुई हैं, तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अब जितने भी एनर्जी होगी सब इस फ्रूट को मिलेगी। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रांचेस में जहाँ जहाँ फ्रूट बन रहा है इसी तरह से करना है, क्योंकि एक छोटे से पॉट से कितनी ही एनर्जी हमारे प्लांट को मिल पाएगा, कितना खाद हम दे सकते हैं। खाद देने की भी एक लिमिट होती है, और ओवर फर्टिलाइज़ करने पे भी फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बात आप लोग भी ख्याल में रखें, जिससे कि आपका प्लांट हमेशा स्वस्थ रहेगा और फ्रूटिंग करता रहेगा। मैंने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया, अब मैं इस प्लांट के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग टेरेस पे अपने गमले में इस प्लांट को बहुत आसानी से उगा सकते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी करेगा। लेकिन उसमें आपको हमेशा ग्राफ्टेड वैरायटी का प्लांट लेना है। सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में बहुत साल लग जाते हैं उसको फ्रूटिंग करने में। तो आप देख ही रहे हैं, आप देखेंगे इसका ग्राफ्टिंग एरिया मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो मोटा वाला पोर्शन आप नीचे देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा पतला हो गया है। ये मोटा वाला पोर्शन मेन ट्री का जो मेन स्टेम है ये है, यहाँ से ये दूसरा ग्राफ्ट किया गया है। चूँकि मेरा प्लांट बहुत पुराना हो गया है, ये विजिबल नहीं है, कि लगता है जैसे दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, इस वजह से ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहीं से ग्राफ्टेड है ये। तो हमेशा जब भी आप नर्सरी जाएं, प्लांट खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी मालूमात ज़रूर करें कि आपका प्लांट किस तरह से तैयार किया गया है और कैसे फ्रूटिंग करेगा, और पॉट के लिए वो सही है या नहीं है। अदरवाइज़ आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब इसमें अब देखना है कि हमें किस डायरेक्शन में रखना है इसे। छत पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपके हर कोने में सनलाइट आए ही, जबकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। इसमें पूरे जितनी देर सूरज की रोशनी रहेगी उतना बेहतर होगा, इसलिए इसको फुल सन में रखें। पार्शियल शेड में रहेगा तो फ्लावरिंग भी नहीं करेगा ये प्लांट। उसके बाद हमें, जैसे हम और फ्रूट प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, उसी तरह इसमें भी करना है। इसमें भी ध्यान देना है कि इसकी रूट बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, और ड्रेनेज सिस्टम का भी। अभी मैं इसका एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या कमी थी जो मैं देख नहीं पाई थी। तो मैं इसमें कैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड। अब देखें, मैं इसका ड्रेनेज आज चेक कर रही थी, तो मैंने इसमें क्या देखा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो ये देखें, ये क्या है, ये रूट है जो इसके ड्रेनेज होल से निकल के बाहर आया हुआ है। ये आपको पता चल रहा होगा, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए। आप ये देखें कहाँ से पानी निकलेगा। इसमें तो पानी का जो भी निकलने का रास्ता था, ये देखें इस तरह से इसके रूट ने ब्लॉक कर रखा है इसको टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट प्लांट में बहुत तेज़ी से रूट की ग्रोथ होती है और ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको क्लीन कर दूंगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, किसी शार्प एजेस से इसको क्लीन करें। अगर आप लोग नर्सरी से इस प्लांट को लाना चाहते हैं तो बेस्ट ग्रोइंग पीरियड फरवरी का मंथ है। इस समय ले आएँ, स्प्रिंग के समय, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको प्लांट करने में हो जाता है तो मौसम इतना अच्छा होता है कि प्रकृति खुद ही अपना देखभाल खुद कर लेती है, इसलिए ये बेस्ट टाइम है। इसी वजह से मैं अभी शायद आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ताकि आप नर्सरी से छोटा प्लांट लेके आएँ और उसे ग्रो करें। अब अगला चीज़ है कि इसमें फर्टिलाइज़र हमें कंपोस्ट क्या डालना है। यहाँ देखें, मैंने थोड़ी हल्की हल्की सी इसकी गुड़ाई कर ली है। जब आपके प्लांट में फ्रूट बन रहे हों तो बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम को छेड़ना नहीं है।
जहाँ तक गुड़ाई करें जहाँ आपको ये छोटे छोटे फाइबर रूट दिखने शुरू हो जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कटने नहीं चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की सी कर लें, ताकि यहीं से ये जो फाइबर रूट्स हैं वो कंपोस्ट से सारे मिनरल्स और जो भी विटामिन्स होती है सारे प्लांट को पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके आसपास अच्छे से एक देखें मिट्टी को हम थोड़ा ऊपर कर लें, इस तरह से गुड़ाई करके। और ये जो हमने ये गड्ढा बनाया है इसमें हम कंपोस्ट डालेंगे। आपके पास जो भी इजी अवेलेबल कंपोस्ट हो वो आप इसमें डाल दें। चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल लें, चाहे तो आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो वो डाल लें, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी जो भी अवेलेबल हो वो डालें। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, मैं हमेशा मेरे चैनल पे एक वीडियो होगी टी लीफ कंपोस्ट की। ये टी लीफ कंपोस्ट भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं उसमें एक्सेल भी मिलाती हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक्सेल से क्या होता है कि हमारे जो भी फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनको कैल्शियम बहुत अच्छे से मिलता है। तो अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं कैल्शियम के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप एक्सेल यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट बनने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो भी आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को पानी में डाइल्यूट करके, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसमें कंपोस्ट डाल करके इसको फिल कर लेंगे। यहाँ देखें, ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट दोनों मिक्स है, ये मैं डालूंगी। और यहाँ देखें, यहाँ जो मैंने टी लीफ कंपोस्ट आपको बताया था जिसमें ये देखें जो वाइट आप लोगों को दिख रहा है, ये एक्सेल है। ये मेरा डिकम्पोज्ड बहुत बढ़िया ये बना हुआ है। बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये टी लीफ कंपोस्ट है। इन दोनों को मिक्स करके मैं उसमें डालूंगी। यहाँ देखें, एक अच्छा अमाउंट इसमें डालना है हमें। अच्छे से मिला लें। नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेरे इसमें नीम खली मिली हुई है, पहले से ये कंपोस्ट रेडी है मेरा, नीम खली मिलाया हुआ, इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। या फिर कोई अच्छी सी फंगीसाइड आपके पास हो, जैसे ट्राइकोडर्मा, ये बहुत अच्छा होता है और ये ऑर्गेनिक भी है, इसलिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें पानी डालने पे कोई फंगस ना लगे। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी बहुत गीली है और मैंने आपको दिखाया कि नीचे रूट सिस्टम भी बहुत ब्लॉकेज था नीचे में, तो इसलिए नीम की खली डालना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई भी फंगीसाइड। अब देखें, अब मैं इसके आसपास इसको भर दूंगी ताकि जो भी फ्रूट बन रहे हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। सबसे बड़ी बात है राइट टाइम पे हमें राइट काम करना आना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे हाथ में है वो काम हम कर सकें। बाकी तो नेचर अपना काम करती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो ये सब काम करने के बावजूद भी फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं छोटे में ही। तो मुझे ये देखना है कि मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब मुझे देखना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह में ऐसा अक्सर होता है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसको इस तरह से मैंने अच्छे से भर दिया है इसमें। देखें, ये कंपोस्ट मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसके बाद एक लेयर हम मिट्टी का डाल देंगे इसके ऊपर से, ताकि जब जब हम इसमें पानी देंगे कंपोस्ट से सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो नीचे पानी के साथ चले जाएं और हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाएं। इस तरह से बस हल्का सा एक लेयर डाल देना है ताकि ये कंपोस्ट ढक जाए। हमारे कंपोस्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को इजी वे में कन्वर्ट करके हमारे प्लांट को भेजते हैं, इसलिए इसे मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है ताकि मॉइस्चर नीचे बना रहे। बारिश की वजह से मिट्टी गीली है, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, लेकिन कभी भी जब भी आप कंपोस्ट डालें उसके बाद वाटरिंग ज़रूर करें।
चीकू के प्लांट में जनरली मैंने पेस्ट नहीं देखा है, पेस्ट बहुत कम होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से चीकू ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।